हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 16 जून 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंड पोर्ट भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड पोर्ट इज लोकेटेड अलोंग द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर? अब देखो, ये जो मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूँ ये बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप ट्राई करिएगा कि सही इसका आंसर क्या है। बाकी आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमारी टीम कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर देगी, बट एटलीस्ट ट्राई जरूर करिएगा कि आपको कौन सा आंसर यहाँ पर ठीक लग रहा है। और जो पूरी पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। भारत G7 शिखर सम्मेलन में कितनी बार जो है भाग ले रहा है? तो ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन G7 समिट फॉर द विच टाइम। तो आपको बताना चाहूँगा कि फ्रांस में अभी दुनिया के जो 7 सबसे शक्तिशाली देश होते हैं इनका एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसको हम लोग G7 समिट बोलते हैं। भारत को इस बार जो है एक मेहमान देश जिसको बोलते हैं पार्टनर कंट्री के रूप में यहाँ पर बुलाया गया है। और यहाँ पर जो है भारत 13वीं बार जो है इस समिट में अपने आप को आगे लेकर आ रहा है। और इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर AI और जो ग्लोबल इकॉनमी ये जैसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट विषय हैं इसके ऊपर दुनिया के बड़े नेताओं के साथ में जो है चर्चा करेंगे। तो ये जो है G7 का जो संस्करण है ये कौन सा है? 50 सेकेंड्स वाला है, 52वां संस्करण है। और ये 15 से 17 जून 2026 को जो है हेल्ड है और फ्रांस में बेसिकली है ये। ठीक है, तो ये आपसे पूछा सकता है। और इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग एज एन आउटरीच पार्टनर कंट्री फॉर द 13th टाइम। तो 13वीं बार जो है भारत जो है वहाँ पर एज अ पार्टनर कंट्री के तौर पर जो है यहाँ पर शामिल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो ये पूछा सकता है कि G7 समिट हो कहाँ पर रही है, कितने कंट्रीज़ हैं, भारत कौन सी बार यहाँ पर भाग ले रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा सकता है। अगर आप देखोगे इसमें जो फ्रांस का एवियन लेंस जो बैंस है तो यहाँ पर ये बेसिकली वेन्यू है आपका। ठीक है, और इस मीटिंग में जो मेन मुद्दे होंगे वो यही होंगे कि क्लाइमेट चेंज और जो इकोनॉमिक जो पावर एक तरीके से बहुत ज़्यादा अस्थिर रही है तो उन जैसे मुद्दों पर जो है यहाँ पर बड़ी बातचीत होनी है। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा सकता है। और अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो फ्रांस ने इनवाइट किया है इंडिया, ब्राज़ील, इजिप्ट, केन्या, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरबिया, सीरिया, यूक्रेन एंड UAE एज एन आउटरीच पार्टनर। अगर आप इनके आउटरीच पार्टनर की बात करोगे G7 मेंबर्स के अलावा तो ये फ्रांस ने इनको भी यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है। PM नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से जो है इस समिट्स में जाने वाले हैं। मेजर जो एजेंडा है वो है यूक्रेन, ईरान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो रही है तो उन सभी के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होना है। आयुष मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान YouTube लाइव योग सत्र में कितने वेरीफाइड जो दर्शक हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं? हाउ मैनी वेरीफाइड व्यूअर्स ज्वाइन द YouTube लाइव योगा सेशन ड्यूरिंग द न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष। अभी क्या हुआ था कि जो आयुष मंत्रालय है इन्होंने जो है एक लाइव किया था और इसमें बेसिकली ये आपको बताना है कि कितने लोग जो हैं वेरीफाइड यूजर्स थे वो यहाँ पर इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे। तो इसमें जो थे 4,35,831 इतने जो लोग थे इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया। और इस ऑनलाइन इवेंट में जो है लाखों लोग एक साथ मिलकर आए और इस वजह से जो है ये गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये यहाँ पर बन गया है। और यही कहा जा रहा है कि योग को एक डेली हैबिट बनाना है इसके लिए जो है ताकि पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, यही एजेंडे के साथ में आगे बढ़ा जा रहा है। और ये आपसे इवेंट पूछा सकता है कि इवेंट किसने करवाया। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा IDY 2026 है इस पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है जिसमें मोस्ट व्यूअर्स फॉर अ YouTube लाइव योगा स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग एक बार में इतने वेरीफाइड यूजर्स जो है वो यहाँ पर जुड़े। जून 14 को इन्होंने बेसिकली किया था। ठीक है, और ये जो आउटरीच एक्टिविटी है ये ऑर्गेनाइज हुई इन कोलैबोरेशन विद द मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा,
ठीक है। तो इसके साथ में मिलकर जो है इसको आगे फर्दर प्रमोट किया जा रहा है और दुनिया भर में लगभग 130 से ज़्यादा जो लोग हैं वो कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बात की जा रही है। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल योगा डे जो है वो तो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, बट उससे पहले जो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है वो पूरे मंथ में ही सेलिब्रेट की जा रही है। हाल ही में एडवांस लूनर लैंडर टेक्नोलॉजी के लिए इसरो ने किस डिपार्टमेंट के साथ में अभी पार्टिसिपेशन किया है? तो अभी इसरो हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच डिपार्टमेंट फॉर एडवांस लूनर लैंडर टेक्नोलॉजी? तो अभी इसरो और जो DAE जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो इस दोनों ने साथ मिलकर चंद्रमा पर काम करने वाली मशीनों के लिए एक नई तकनीकी बनाने का जो है डिसीजन लिया है। होता क्या है कि चंद्रमा पर जो रात है वो बहुत ठंडी होती है, जिसमें जो मशीनें हैं वो अक्सर ख़राब हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं। तो ठीक से करने के लिए जो है इन्होंने एक नया सिस्टम अपना बनाया हुआ है और ये जो रेडियो सोटोप सिस्टम जो है इनका, ठीक है, रेडियो आइसोटोप जो सिस्टम है, तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि जो चंद्रयान मिशन के लैंडर रोवर अब जो है वहाँ की भयंकर ठंड में भी काम यहाँ पर कर पाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। कई बार जो है -129 डिग्री सी लगभग आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स हैं और जो बैटरीज़ हैं जो सोलर पावर से चल रही हैं उन सबको ये क्या करता है, डिसेबल कर देता है। तो इस वजह से जो है अभी पार्टनरशिप हुई है। तो इनका फोकस क्या है, रेडियो आइसोटोप जो है ये एक हीटर यूनिट्स है और रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम्स है। तो इनके साथ मिलकर जो है अब ज़्यादा ड्यूरेबल और एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में जो लूनर मिशन हैं, लूनर लाइट्स हैं, वो वहाँ पर आपकी ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा मेजर कोलेब्रेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी DAE के साथ में इसरो ने यहाँ पर किया है। What was the India's current account surplus in fourth quarter of financial year 2025-26? तो अभी क्या हुआ है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने बताया है कि साल के आखिरी 3 महीने में भारत का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में रहा है। अब कितना रहा है, तो पहले तो समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जो विदेशों के सामान खरीदने के मुकाबले जो है हमने जो सर्विसेज है और उसको हमने सेल करके बहुत ज़्यादा रेमिटेंस यहाँ पर कमाया, तो इससे जो है हम सरप्लस में हैं। पूरे साल के अगर आंकड़े को आप देखोगे तो हमारा जो डेफिसिट है वो यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन हमने जो है इस क्वार्टर में जो 3 महीने इसमें जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में हमारा रहा है। ठीक है, तो ये रहा है $7.1 बिलियन का सरप्लस हमें देखने को मिला है। ठीक है, जो कि 0.7% ऑफ द GDP है और अभी भारत ने ये रिकॉर्ड सरप्लस किया हुआ है $7.1 बिलियन का, 0.7% ऑफ द GDP ड्यूरिंग द जनवरी-मार्च क्वार्टर। ओके, और आप देखेंगे 2025-26 की जो आखिरी जो ये है इसमें ये डेटा हमें देखने को मिला है। और ये सब हुआ क्यों है, क्योंकि जो सर्विस एक्सपोर्ट और जो विदेश से आने वाले रेमिटेंस हैं, जो पैसे विदेश से डॉलर्स में आ रहे हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही हैं। और साल भर के जो अगर हम आंकड़ों को थोड़ा सा यहाँ पर मेज़र करें तो जो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमें देखने को मिल रहा है और ये जो है $25.2 बिलियन का है। ठीक है, जो अपने आप में जो CAD है वो हमारा काफ़ी मेजर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कितना है। ठीक है, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट देखोगे तो 0.6% है GDP का, $25.2 बिलियन। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम कंपेयर करें, देखो व्यापार घाटा क्यों हो रहा है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्यों है, क्योंकि जो देशों में चीज़ों की मांग है ना वो ग्लोबल मार्केट में जो सामान के बढ़ने के दाम से जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गई है और इंपोर्ट जो वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, तो यही मेजर चीज़ है, इस वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादातर अगर हम अपनी चीज़ों को बाहर भेजें और वहाँ से हमें हाइयर रेमिटेंस इन्फ्लोज मिले तो हम वहाँ पर सरप्लस में आ सकते हैं। हाल ही में लेबर स्टैटिक्स पर हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार ने क्या किया है कि जो लेबर स्टैटिक्स है, जो लेबर डेटा है, इसको बेहतर बनाने के लिए एक नई कमेटी बनाई है। इसमें एक मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलक एन शर्मा
तो इस हाई लेवल कमेटी के जो हैं ये चेयरमैन बनाए गए हैं। इस कमेटी को बेसिकली ये काम देखना होगा कि देश में जो एम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी का सही डेटा वो कैसे जुटाया जाए ताकि इंटरनेशनल जो लेवल है उसके हम बराबर हो सके। तो ये जो हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, इसका काम ये होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट और जो बेरोजगारी का सही डेटा है वो कैसे यहाँ पर जुटाया जाएगा। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसने इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पर किया है। What is the minimum annual household income required to qualify as a लखपति दीदी? आपको बताना चाहूँगा कि जो लखपति दीदी के रूप में न्यूनतम वार्षिक पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए। तो सरकार ने जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनकी आय बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना है, इसको और मजबूत करने का भी एक प्लान बनाया। तो इसका मकसद ये है कि महिलाएं सिर्फ छोटी कमाई ना करें बल्कि अपना बड़ा बिजनेस जो एंटरप्राइजेज है उसको भी शुरू कर सकें। इसके लिए सरकार जो है देश भर में शी मार्ट और DFCs जो है वो खोलेगी। तो जो महिलाओं के सामान होंगे ना, इनको मार्केट एक्सेस यहाँ पर मिलेगा। तो ये मिनिमम जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए अगर है यहाँ पर, तो इसको जो है इन्होंने लखपति दीदी के जो इनका क्राइटेरिया उसमें इन्होंने डाला है। मतलब अगर सालाना आप 1 लाख की रुपए से ज़्यादा की अगर आपकी कमाई है तो आप जो है लखपति जो योजना है उसमें आप पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और सरकार का लक्ष्य ये है कि जो 6 करोड़ महिलाएं हैं ना, इनको लखपति दीदी बनाना। तो ये इन्होंने एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है वो एक रिक्वायर्ड क्वालिफाई एरिया रखा हुआ है कि इतनी रिक्वायर्ड अगर इनकम है 1 लाख रुपए, तो आप जो है इसमें पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ये एनुअल बेसिस पर है बेसिकली। तो अब ये क्या करेंगे, जो शी मार्ट्स वगैरह है ना, तो इसमें ये होगा कि जो वुमेन्स के जो सामान वगैरह है जो उन्होंने बना रखा है तो उसकी ब्रांडिंग करके जो है उनको यहाँ पर बेचा जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट का प्रपोजल ये है कि वो इस्टेब्लिश करे एटलीस्ट 700 जो शी मार्ट्स हैं एंड 1000 जो है DFCs है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स, ठीक है, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं इनको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन मजबूत किया जा सके और जो इनका लखपति दीदी इनिशिएटिव है इसको ये यहाँ पर प्रमोट कर पाएँ। और ये जो लखपति दीदी इनिशिएटिव है ये बेसिकली दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो DAY NRLM है इसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि छोटे स्तर से बढ़कर जो है आगे प्रोफेशनल बिजनेस वुमेन जो है वो यहाँ पर बन सकेंगी, ठीक है। तो ऐसी महिलाएं जिनकी 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा की एनुअल इनकम है वो लोग यहाँ पर लखपति दीदी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मैं आपको कुछ शॉर्ट की हाइलाइट्स भी देता हूँ ताकि आप यहाँ से अपना रिवीजन और भी बेहतर बना सकें। तो ये PDF में सब कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा। हाल ही में जीवन साथी पॉलिसी किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई? जीवन साथी पॉलिसी को रिसेंटली अभी किसने लॉन्च किया है? तो LIC ने जो न्यूली मैरिड कपल है इनके लिए न्यू जीवन साथी नाम से 2 नई जो बेहतर पॉलिसी है इनकी शुरुआत यहाँ पर की है, ठीक है। तो इसमें पति और पत्नी दोनों को एक ही पॉलिसी के अंदर जो लाइफ प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। अगर पॉलिसी के दौरान किसी एक पार्टनर की अगर डेथ हो भी जाती है तो दूसरे को प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे प्रीमियम वेवर जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी इसमें है। तो क्या होगा कि जो न्यू जीवन साथी योजना है इसके 2 प्लान है। इसमें एक प्रीमियम प्लान देना होता है, प्लान 888 का है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो कुछ सालों तक प्रीमियम भरना होता है जिसको बोलते हैं प्रीमियम प्लान, ये लिमिटेड है, ठीक है, 889 है, ओके। एक सिंगल प्लान है, ये प्लान 888 है, और ये जो लाइफ लिमिटेड प्रीमियम है ये है 889। तो बेसिकली क्या है कि एक गारंटेड प्लान है जिसमें हर साल का जो प्रीमियम है इसका 7% हिस्सा जो गारंटेड एडिशन के रूप में यहाँ पर ऐड होता जाएगा। तो ये प्लान केवल फैमिली को फ्यूचर के हिसाब से रिस्क से कैलकुलेट करके जो है वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, बल्कि क्या होगा, जो वेल्थ एक्युमुलेशन है, मतलब पैसे बचाने की जो बचत है ना, वो भी यहाँ पर करने का एक बढ़िया तरीका है। और जब मैच्योरिटी होगी तो उस पर दोनों को सम एंसर्ड और जमा हुआ बोनस जो है वो दोनों को मिल जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, आपसे पूछा जा सकता है अभी LIC की। और पॉलिसी नंबर पूछा है कि सिंगल प्रीमियम के लिए क्या कोड है, तो प्लान 888 है। और न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम जो है वो है प्लान 889, ठीक है। और इसमें जो गारंटेड एडिशन है वो है 7% ऑफ द टोटल टेबुलर एनुअल प्रीमियम का, ठीक है। और ये एक तरीके की जो नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान है। तो आप इसको थोड़ा सा जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट में कंसिडर कर सकते हैं।
भारत में वाईफाई 7 उत्पादों का स्थानीय विनिर्माण शुरू करने वाली प्रमुख ग्लोबल नेटवर्किंग कंपनी कौन सी है? Which global networking brand has commenced the local manufacturing of the Wi-Fi 7 products in India? तो आपको बताना चाहूँगा कि भारत में टीपी लिंक इसका जलवा हमेशा से ही रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले जो राउटर्स हैं वो टीपी लिंक के काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चलन में थे। तो अभी टीपी लिंक ने भारत में Wi-Fi 7 डिवाइस बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर रहेगा। Wi-Fi 7 जो है पहले वाईफाई के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। तो जो पहले वाईफाई यूज़ होते हैं उनके मुकाबले Wi-Fi 7 जो है बहुत फास्ट होंगे। इसमें इंटरनेट जो है धीमे जैसी समस्या वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इस तकनीक में Wi-Fi 7 जो है इसका फ़ायदा ये भी होगा कि एक साथ बहुत सारे डिवाइस चलने पर भी इंटरनेट जो है वो आपका अच्छा खासा स्पीड में रहेगा। तो इस वजह से जो है इन्होंने ये चलाया हुआ है। और अब जो है Wi-Fi 7 में जो आपका टीपी लिंक है वो यहाँ पर आ चुका है। तो पूछा जा सकता है ये जो टीपी लिंक है ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये जो Wi-Fi 7 है इसके लिए एक हाई क्वालिटी जो राउटर्स हैं तो ये डिवाइसेस हैं इनके लिए इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने 3 चीज़ें बता रखी हैं। बेसिकली एक अल्ट्रा वाइड बैंडविड्थ है जो 320 मेगाहर्ट्ज़ चैनल्स की होगी, हायर मॉड्यूलेशन इसमें होगा। तो अलग अलग इसके प्रीमियम फीचर्स जो है वो यहाँ पर होने वाले हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि किसने ये जो Wi-Fi 7 नेटवर्किंग डिवाइसेस भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अभी स्टार्ट कर रही है। तो ये टीपी लिंक, ठीक है। सिंहस्थ कुंभ मेला मुख्यतः किन स्थानों पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो सिंहस्थ कुंभ मेला है प्राइमरली हेल्ड एट अ विच लोकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना चाहूँगा कि नासिक के रामकुंड में जो ध्वज स्तंभ शिलान्यास के साथ जो है सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी जो है वो औपचारिक रूप से शुरुआत की गई है। तो नासिक और त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। तो कुंभ मेला शुरू होने से पहले जो ध्वज स्तंभ है उसकी स्थापना करना एक बहुत ओल्ड ट्रेडिशन जो है पुरानी परंपराओं में कंसिडर किया जाता है और ये वहाँ की एक ट्रेडिशनल रिचुअल भी है। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो ध्वज स्तंभ शिलान्यास है ये भी हुआ है और ये रामकुंड नासिक में हुआ है। तो इसके साथ ही जो औपचारिक रूप से इस कुंभ मेले की तैयारी जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो धार्मिक मेला है वो नासिक और त्र्यंबकेश्वर है इसमें आयोजित होगा, जहाँ देश विदेश से जो पिलग्रिमेज हैं जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो वेन्यू आपसे पूछा जा सकता है। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जो समागम होता है, धार्मिक समागम, उसमें हम इसको कंसिडर करते हैं। और जो इसका मुख्य उत्सव है वो 31 अक्टूबर 2026 को होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हो रहा है, महाराष्ट्र में, नासिक और त्र्यंबकेश्वर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा के पहले चरण में कितने जिलों को शामिल यहाँ पर किया है? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट गंगा इन उत्तर प्रदेश? तो जो उत्तर प्रदेश का जो प्रोजेक्ट गंगा प्रोजेक्ट है तो इन्होंने 21 जिलों को यहाँ पर शामिल किया है ताकि गांव में जो इंटरनेट है इसकी बेहतर सुविधा जो है इसको और भी ज़्यादा आगे इन्हांस किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार का लक्ष्य ये है कि हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पर पहुँचे, जिससे कि कोई अगर एजुकेशन रिलेटेड वर्क है वो कभी भी हैम्पर ना हो, बैंकिंग सुविधाएं हैं और साथ में जो हॉस्पिटल्स को इंटरनेट फैसिलिटीज़ मिलती है वो सब चीज़ें और बेहतर हो। तो मतलब चिकित्सा से लेकर शिक्षा तक, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है, जिसमें रूरल जो ग्रामीण लेवल पर जो डिजिटल कनेक्टिविटी है ना उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट गंगा है जिसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ एक्सेस नेटवर्क फॉर ग्रेटर एडवांसमेंट। तो ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और हाई स्पीड इंटरनेट विलेजेस को मिले इसके लिए जो है ये पहल है, जिसमें 21 डिस्ट्रिक्ट जो है ये पहले फेज़ में है। और टारगेट ये होगा कि 57,000 ग्राम पंचायत और 8,000 जो न्याय पंचायत हैं इनको यहाँ पर इस रीच में शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह फैसिलिटेट कर रही है इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू 5 lakhs अंडर द CM युवा स्कीम फॉर द सेलेक्टेड DSPs टू एस्टेब्लिश देयर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इनके लिए ये इस तरीके का लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड CM युवा योजना के थ्रू प्रोवाइड कराया जा रहा है। Which of the following ICC tournaments did New Zealand win under Kane Williamson
कैप्टेंसी। आपको पता होगा कि अभी जो केन विलियमसन है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और इन्होंने जो है क्रिकेट से जब संन्यास लिया, क्योंकि ये अभी इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन थे और बहुत ही फेमस, मैं कहूँगा कि इन्होंने कई कारनामे ऐसे किए। तो 2021 की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी वो इन्हीं के कार्यकाल में जीती गई और इन्होंने जो है अब क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 16 साल का इनका बहुत ही शानदार कैरियर रहा और न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी अगर हम बात करें, ऑल टाइम जो लीडिंग रन स्कोरर है वो उसमें इनका नाम आएगा। और अपनी कप्तानी में इन्होंने जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ये भी इनको यहाँ पर दिलाई। तो आप देख सकते हैं 9515 टेस्ट रन इन्होंने बनाए, 33 टेस्ट सेंचुरीज थी और 6 डबल सेंचुरीज इसमें शामिल हैं। तो इसमें अगर इनके सारे फॉर्मेट्स की बात करोगे तो इसमें इन्होंने 19,000 रन लगभग बनाए और जो कैप्टेंसी है वो इनकी बहुत अच्छी थी। 2019 का आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल था और 2021 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल और ये जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इनॉग्रल टाइटल 2021 में, वो सब इन्होंने अपने नाम पर मतलब किया और उसमें अपनी जो भागीदारी वो भी दी। तो एक सक्सेसफुल कैप्टन के तौर पर जो है इनको जाना जाएगा। प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है? हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ 1 ईयर एक्सटेंशन एज द एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। तो अभी जो तरुण कपूर हैं इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है एज अ एडवाइज़र काम कर रहे हैं। ये जो भी होता है वो जो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी होती है ना वही डिसाइड करती है। तो इन्होंने तरुण कपूर को जो है मोदी जी के सलाहकार के रूप में 1 साल का सेवा विस्तार यहाँ पर दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ACC, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन द कैबिनेट। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो 1987 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जो अब 30 जून 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो इनको एक्सटेंशन यहाँ पर मिला हुआ है। पहले भी ये सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। हाल ही में महिंद्रा मैन्युलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड MMIL को किस मंत्रालय से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पर दिया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ग्रांटेड द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन टू महिंद्रा मैन्युलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में MMIL। तो अभी इसको जो सर्टिफिकेशन है वो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स से। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्योंकि महिंद्रा और कनाडा की एक कंपनी है मैन्युलाइफ, ये दोनों मिलकर भारत में इंश्योरेंस का काम शुरू करने जा रहे हैं। तो इनको MC के साथ में रजिस्टर्ड होना पड़ा और वहाँ पर इनको जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराया गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कॉर्पोरेट ये जो MC होता है मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, तो यही इन सब चीज़ों के मामले में डील करता है। अगर आप कल को कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते भी हो तो आपको अपनी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना पड़ता है। तो आपको जो प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस मिलता है वो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स से ही मिलता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं MCA। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि जो महिंद्रा मैन्युलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड है तो इसके लिए इन्होंने अप्रूवल दे दिया है बेसिकली। तो इस कंपनी का लक्ष्य ये है कि AI और डिजिटल तकनीकी का इस्तेमाल करके लोगों को आसानी से जो है इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द फेडरल बैंक। तो अभी फेडरल बैंक के नए चेयरमैन के तौर पर किसकी नियुक्त की गई है? तो एलियस जॉर्ज, इनको जो है फेडरल बैंक ने अपना नया पार्ट टाइम चेयरमैन अभी नियुक्त किया है। तो ये जो नियुक्त है इसके लिए इनको RBI से जो प्रिंसिपल अप्रूवल है वो यहाँ पर मिल चुका है और एलियस जॉर्ज पहले ही बैंक के बोर्ड में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसके तौर पर ये काम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी इनको RBI से अप्रूवल मिल गया है कि फेडरल बैंक ने अपना एलियस जॉर्ज को एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन जो है नियुक्त कर गया। इस मामले में जो RBI है इसकी जो हस्तक्षेप है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस भारत में हो रहे हैं उसमें RBI एक प्रिंसिपल बॉडी होती है, क्योंकि जो आपको पता होगा कि मनी मार्केट है भारत में, जितना भी मनी मार्केट मनी फ्लो हो रहा है उन सब का जो रेगुलेटर है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए तो इसके लिए होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। और IRDAI जो है वो इंश्योरेंस रेगुलेटर के तौर पर काम करता है। अंडर विच एक्ट आर NIA स्पेशल
कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि एनआईए विशेष जो अदालत है वो किस अधिनियम के तहत जो है की जाती है। तो ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 है, तो इसके तहत जो है इनको यहाँ पर जो है बनाया जाता है। ठीक है, अभी जो चीफ मिनिस्टर मणिपुर के हैं जिनका नाम है एन बीरेन सिंह, तो इन्होंने क्या करा है कि एक थोबल जिला है तो उसमें एनआईए की एक विशेष अदालत है, इसका भी उद्घाटन किया है। तो आपसे पूछा सकता है कि एनआईए एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो है ये कहाँ पर बनाई गई, तो मणिपुर का जो ये थोबल जिला है वहाँ पर जो है इसको बनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा सकता है। और किसने इनोग्रेशन किया, ये मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, इनके द्वारा इसका इनोग्रेशन यहाँ पर किया गया। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो एनआईए की जांच होती है तो उसमें जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई यहाँ पर जल्दी हो सकेगी। और इससे क्या होगा कि जो स्पीडी ट्रायल है, जो भी कोई टेरर रिलेटेड जो ऑलरेडी जो इनके केसेस चल रहे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ये लोग स्पीडी ट्रायल और वहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है उसको और भी मजबूत यहाँ पर किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया यहाँ पर। और आपको पता होगा कि जो पूर्वोत्तर भारत है तो इसमें जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इम्प्रूव करने के लिए एक बड़ा कदम ये है। तो अपराधियों पर तेज़ी से कार्रवाई करना और टाइम कम मिले, और इसके लिए जो है एक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको मजबूत करने के लिए इन्होंने ये किया है। ठीक है, तो जो कोर्ट है वो इस्टेब्लिश होता है इन कोलैबोरेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द मणिपुर अंडर द सेक्शन 11 ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। इस कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है। इन विच स्टेट विल द गांडी कोटा टू पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स वी इस्टेब्लिश। क्वेश्चन यहाँ पर एक आ गया है कि जो गांडी कोटा टू पम्प्ड जो स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये किस राज्य में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में ये हो रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो इनका कडपा जिला है तो उसमें जो है 2250 मेगावाट का एक बहुत बड़ा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने का जो अप्रूवल है वो यहाँ पर दे दिया गया है। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो अडानी ग्रीन ग्रुप है वो यहाँ पर बनाएगा। तो ये भी आपसे पूछा सकता है किसके द्वारा है, तो जो अडानी हाइड्रो एनर्जी 11 लिमिटेड जिसको हम अडानी ग्रीन ग्रुप बोलते हैं उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसका अप्रूवल यहाँ पर दे दिया है। 2250 मेगावाट का जो गांडीकोटा टू पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट PSP है उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये करेगा क्या, फ्यूचर में जो ग्रीन एनर्जी और बिजली है इसको पूरा करने में जो है मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट का ये काम होगा कि जब बिजली ज़्यादा हो तो उसको स्टोर करके रखा जाए और ज़रूरत पड़ने पर जो है यहाँ पर इस्तेमाल हो पाए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो 72 मंथ्स के 72 मंथ्स में जो है ये प्रोजेक्ट हो जाना है। तो लगभग 6 सालों का टाइमलाइन इसके लिए यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, Which state has signed a reform linked MOU with the central government under the जल जीवन मिशन। अभी आपने देखा होगा कि जल जीवन मिशन में मैक्सिमम स्टेट्स में इनके जो MOUs हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। तो सिक्किम भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। और आपको पता होगा कि जल जीवन मिशन का मकसद क्या है कि घर घर तक जो पानी पहुंचाया जाए, साफ़ पीने का पानी गांव में। तो इसके लिए जो है पानी की सप्लाई भी लंबे समय तक बनाए रखना। तो इसके लिए जो है अभी जल शक्ति मंत्रालय और सिक्किम सरकार इन्होंने जो जल जीवन मिशन 2.0 के साथ एक MOU यहाँ पर साइन किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि गांव में घर तक जो है साफ पानी पहुंचाना और पानी की सप्लाई को लंबे समय तक बनाए रखना। बेसिकली क्या है कि ये एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड मॉडल है जिसमें गांव की जो पंचायतें वो खुद खाने की जो पानी की व्यवस्था है ना उसको संभालेंगी ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी का पानी यहाँ पर मिल सके। ये जो MOU साइन हुआ है ये यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है प्रेम सिंह तमांग इनके बीच में ये हुआ है। किन 5 राज्यों में भारत के लगभग 50% जो कुष्ठ रोग के मामले यहाँ पर पाए गए हैं। विच 5 स्टेट्स अकाउंट फॉर नियरली 50% ऑफ इंडियाज लेप्रोसी बर्डन। तो आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो लेप्रोसी है इससे मुक्त करने के लिए जो हमारे यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एक बहुत बड़ी वर्कशॉप यहाँ पर की। तो अगर हम बात करें कि भारत के 5 कौन से स्टेट हैं तो इसमें महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। तो इसमें जो लेप्रोसी के लगभग 50% जो रोग के मामले जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं इन्हीं 5 राज्यों में। तो इन राज्यों के ऊपर जो है एक
गवर्नमेंट की जो वो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट चाहती है कि जो एक नई वर्कशॉप के थ्रू जो है हम इनको एजुकेट यहाँ पर कर पाए। तो इस वर्कशॉप में इन्होंने हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग प्लान बनाना और लोगों की जल्दी जांच करने पर जो है वो यहाँ पर जोर दिया है। सरकार का लक्ष्य यही है कि जीरो इन्फेक्शन, जीरो डिसेबिलिटी, ताकि जो कुष्ठ रोग से किसी की सेहत ना बिगड़े और समाज में एक जो स्टिग्मा है, जो भेदभाव है, वो यहाँ पर ख़त्म हो पाए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो स्टेट हैं जहाँ पर 50% जो इसके जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर हैं। तो इन स्टेट्स का नाम है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस बीमारी को रोकने के लिए जो है सिंगल डोज जो रिफैम्सिन है SDR, इस दवा को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो सिंगल डोज जो रिफैम्सिन है SDR, तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है और इस दवा के इस्तेमाल को आगे बढ़ाएगी। और जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर और बच्चों के जो टीकाकरण प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें उसके जरिए जो है बीमारियों की शुरुआती पहचान करने के लिए जो है ये लगातार कुछ ना कुछ अपना प्रयास कर रहे हैं। और आगे जो है इस सिलसिले में इन्होंने जो इनका इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, जिसमें इनका आयुष्मान आरोग्य मंदिर से राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम है, बहुत सारे और भी हैं, तो उससे लोग जो डिटेक्शन और अर्ली स्क्रीनिंग पर फोकस दे रहे हैं। टू द क्वेश्चंस में बात करें तो 5 क्वेश्चन मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, इसके सही जवाब काफ़ी लोगों ने दिए, वेरी गुड। और आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस को मैच करा सकते हैं। आज के ये 5 सवाल हैं, आप लोग ट्राई करिएगा हर क्वेश्चंस को, अगर आपको आता है तो वेरी गुड। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और PDF जो है वो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप यहाँ पर जाकर हमारी PDF को एक्सेस कर सकते हैं डेली, वीकली, मंथली। और अगर कोई डाउट है तो आप करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8448169188, और ऐप में भी आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। और टेलीग्राम पर हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, तो वहाँ पर आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।